नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। अब तक भाजपा जो ये कह रही थी कि अकेले हम मैदान में हैं, लेकिन अब जब से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है गुरुग्राम सीट को छोड़कर, उसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में एक इस बात को लेकर एक गंभीर चर्चा है कि क्या अब की बार भाजपा 10-0 है या कांग्रेस के जो उम्मीदवार आए हैं भाजपा कहीं ना कहीं दबाव में है। इस खास चर्चा के लिए आज हम बहादुरगढ़ आए हुए हैं। हमारे साथ सतीश तेहलान जी हैं और सतीश तेहलान जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो भारत के कई महत्वपूर्ण मीडिया हाउसेस के साथ ये महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और बहादुरगढ़ में फिलहाल हेलो बहादुरगढ़ के नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और न्यूज़पेपर है वो भी चलाते हैं। स्वागत है सर, सबसे पहले तो आपका। नमस्कार आपके दर्शकों को। मेरा भी वही सवाल है जो पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता अब जान रही है जी। जो 10 सीटें हैं उसमें से कितनी पर कांग्रेस है, कितनी पर बीजेपी है, मोटा मोटा तो ये हो जाता है और फिर बारी बारी से मैं हर सीट का भी पूछूंगा। फिलहाल सतीश तेहलान क्या मान के चल रहे हैं, बीजेपी का अपर हैंड है या कांग्रेस है कुछ सीटों पर मजबूत? देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस के पास से खोने को कुछ नहीं है। 2014 की यदि बात करें तो उनको 10 में से 9 सीटें मिली थी। जो पिछला चुनाव था 2019 का तो 10 के 10 उन्होंने क्लीन स्वीप किया था हरियाणा के अंदर। तो कांग्रेस गेन की पोजीशन में है। यदि उसके पास एक भी सीट आती है तो वो प्रॉफिट में है, बेनिफिट में है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस ने गठबंधन किया है आम आदमी पार्टी के साथ। तो जो आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो भी उसको मिलने वाला है जी, पहली बात। तो दूसरी बात, एक एडवांटेज बीजेपी को ये मिला था कि उन्होंने अपने कैंडिडेट हरियाणा में सबसे पहले घोषित किए थे कुरुक्षेत्र को छोड़ के। तो उनको जो एडवांटेज उस चीज़ का मिलना चाहिए था वो उठा नहीं पाए, क्योंकि कांग्रेस के कई कैंडिडेट जैसे दीपेंद्र कोहली हम रोहतक लोकसभा से, वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं प्रचार के मामले में डॉक्टर अरविंद शर्मा के। उन्होंने टिकट की घोषणा से शायद 1-1.5 महीना पहले ही अपना प्रचार शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे अगर रोहतक की हम फिलहाल बात करें तो रोहतक के अंदर अभी भी जो है दीपेंद्र हुड्डा प्रचार के मामले में कहीं ना कहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा से बहुत आगे निकल जा चुके हैं। तो अब आप बात कर रहे हो कि हरियाणा में सिनेरियो क्या रहेगा। तो जहाँ तक सिनेरियो की बात है, ये 14 और 2019 जो मोदी जी का जो ये युग शुरू हुआ है, जो बीजेपी जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आई है देश में भी और हरियाणा के अंदर भी, ये पहली बार हम देख रहे हैं हरियाणा के अंदर। तब बीजेपी वाले भी शायद ये सोचने पर मजबूर हैं कि अब की बार 10 में से 7, 8 या 6, यानी उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं है मोबाइल है कि भी अब की बार हमारे 10 की 10 आने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान तो है। अब वो नुकसान मोदी मैजिक कम होने का है या पिछली बार जैसे पुलवामा फैक्टर था, तो पुलवामा फैक्टर काफ़ी काम किया था उसने चुनाव के अंदर। अब की बार राम मंदिर उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है जो मुद्दा इन्होंने बनाया था, जैसे जनवरी में था, पीक पे था वो, लेकिन चुनाव आते आते वो ढलान पे आ गया है। तो धार्मिक आस्था है सबका और उसका इस्तेमाल होना भी नहीं चाहिए चुनाव के अंदर। जी। अगर रोहतक की जैसे आप कह रहे हो कि दीपेंद्र हुड्डा काफी पहले से ही अपनी तैयारी पुख्ता किए हुए थे, लगातार मैदान में आ गए थे, प्रचार में आगे चल रहे हैं, तो अरविंद शर्मा को लेकर अगर कुछ मुद्दों की बात की जाए तो क्या सतीश तेहलान जी आप एंटी इनकम्बेंसी डॉक्टर अरविंद शर्मा को लेकर देख पा रहे हैं? क्योंकि एक तो लोग जैसे ग्रामीण परिवेश में ये कह रहे हैं वो उतना आए नहीं, ग्रांटों की वो कह के गए वो उतना उन्होंने किया नहीं, तो किस चीज को मतलब प्रेशर में अरविंद शर्मा है? और अगर दीपेंद्र को आप मानते हो तो किस बात को लेकर मानते हो? देखो, जहाँ तक बात है रिपोर्ट कार्ड पे काम करने की, तो अब जो दीपेंद्र हुड्डा जो फील्ड में निकल रहे हैं वो अपने किए हुए कामों पे दम पे निकल रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व पे कमज़ोर साबित हो रहे हैं। वो राहुल गांधी के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, वो अपने किए हुए काम पे वोट मांग रही हैं। जबकि दूसरी तरफ जो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं वो केंद्र की योजनाओं पे, और डॉक्टर जो नरेंद्र सिंह मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, वो उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं कि उनके हाथ मजबूत करो, विश्व में हमारी छवि अच्छी हुई है। केंद्र की योजनाएं जैसे आयुष्मान कार्ड की वो बात करते हैं, जो दूसरी योजनाएं हैं उनकी बात करते हैं, तो उनके पास गिनाने के लिए रोहतक लोकसभा के अंदर कोई ज़्यादा विशेष कार्य है नहीं। अब जो 19 का जो चुनाव हुआ था, तो जब दीपेंद्र हुड्डा चुनाव में गए थे तो लोगों ने उनसे सवाल किए थे कि आप तो विपक्ष के सांसद रहे, आपने 5 साल में कोई एक विशेष कार्य, कोई प्रोजेक्ट आप लेके आए हो 14 से 19 तक का, तो बताइए। आपने केवल जो सांसद निधि थी उसका ही आपने खर्च किया।
तो सांसद निधि खर्च करने के लिए तो हमें एमपी नहीं चाहिए, हमें तो वो एमपी चाहिए जो प्रोजेक्ट लेके आए, डबल इंजन की सरकार हो, विकास कार्य हो क्षेत्र के अंदर। तो वो भी एक कारण था दीपेंद्र की हार का 2019 के अंदर। लेकिन अब हालात यदि हम देखते हैं तो गिनाने के लिए तो डॉक्टर अरविंद शर्मा के पास भी कुछ नहीं है सिवाय सांसद निधि के। अब आप देख लीजिए पिछले 5 साल में, चाहे वो भादुगढ़ की बात हो, चाहे वो झज्जर की बात हो, चाहे रोहतक की बात हो, किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो आया हो 5 साल के अंदर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी लेके आए हों, तो वो उनको गिनवाना चाहिए, बताना चाहिए कि हम ये लेके आए हैं, हमने ये किया है नया। वो तो चैलेंज करते हैं दीपेंद्र हुड्डा बार बार कि आप आइए कुछ काम अपने गिनवाइए। एक मेट्रो बड़ा फैक्टर है। मोदी जी आए थे 2014 में सोनीपत के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि लोगों से कि भाई सोनीपत तक मेट्रो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, रोहतक तक मेट्रो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो 10 साल उस बात को बीत चुके हैं और शायद एक मेट्रो 1 इंच शायद नहीं बढ़ी आगे, ना बहादुरगढ़ से आगे गई है, सोनीपत तो वो आई ही नहीं आगे तक। वो खाली बस वो चुनाव जब आता है तब एक मुद्दे बनते हैं कि भाई मेट्रो रोहतक लेके जाएंगे, सांपला लेके जाएंगे, लेकिन वो जाती नहीं है। सवाल ये भी था कुछ लोगों का कि बहादुरगढ़ से क्या रहने वाला है, क्या पिछली बार से स्थिति बहादुरगढ़ शहर में बेहतर हुई है, पूरे बहादुरगढ़ में बेहतर हुई है, क्या मानते हैं आप? देखिए, जब से ये मोदी फैक्टर काम किया है 2014 से, तब से बहादुरगढ़ शहर से दीपेंद्र हुड्डा हार के जा रहे हैं। शहरी वोटर है वो स्विच ऑन हुआ है मोदी जी की तरफ। ग्रामीण जो वोटर है वहाँ पे ग्राफ उनका हर चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा का बढ़ता है। अभी भी आप देख लीजिए, वो शहर में जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी गांव में नहीं कर रहे हैं। वो उनको पता है कि वो हमारा पेट वोटर है, गांव में मेहनत करने की ज़्यादा। उल्टा जबकि हम दिखें डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को, तो वो शहर में नहीं जा रहे हैं, वो गाँव में जा रहे हैं। तो ये दोनों जो उम्मीदवार हैं शायद ये मान चुके हैं कि भाई मुझे तो शहर में मिल जाएगी आराम से, मुझे गांव में मेहनत करने की ज़रूरत है। और दीपेंद्र सोचते हैं कि मुझे शहर में ज़रूरत है, क्योंकि शहरी वोटर में मुझे कमज़ोर पक्ष है मेरा ये। तो विकास कार्यों की यदि बात करें बहादुरगढ़ के अंदर, तो जो पहले की जो योजनाएं चल रही थी, जो 14 से चल रही थी या पहले उससे पहले थी, उनका ही वो शायद वो पूरी की गई हैं। कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ पे कोई ऐसा आया नहीं कि भाई जो कोई विशेष कोई लगा हो, कोई नया सेटअप यहाँ पे हुआ हो। और सबसे बड़ा सेटबैक हमारा ज़िला है झज्जर, यहाँ से 30 किलोमीटर है, वहाँ जाने के लिए 2 घंटे का हमें रास्ता चाहिए होता है। किस लिए? सड़कें टूटी पड़ी हैं। 5 साल में वो सड़क जो 30 किलोमीटर का हिस्सा है वो रिपेयर नहीं हुआ। हमेशा आश्वासन दिए जाते रहे, सारे अधिकारी इस रूट से आते थे, उन्होंने रूट चेंज कर लिया, KMP यूज़ करना शुरू कर दिया, बाईपास यूज़ करना शुरू कर दिया। तो या तो वाया बादली आना शुरू कर दिया बहादुरगढ़ में, या वाया KMP से आना शुरू कर दिया, तो ये रूट ही छोड़ दिया। तो सबसे बड़ी विडम्बना यदि बहादुरगढ़ का या झज्जर का आपको विकास देखना है, तो मैं तो कहता हूँ कि जो दावे करते हैं एक बार बहादुरगढ़ से झज्जर व्हीकल से जाके देखें, तो अपने आप पता लग जाएगा कि 5 साल में क्या विकास हुआ है। नफेस सिंह राठी हत्याकांड का भी पूरी देश दुनिया में काफ़ी उछला था ये मामला जी। वो भी राजनीतिक हस्ती थे बहादुरगढ़ से ही। उसके बाद बहादुरगढ़ के राजनीतिक फिनोमिना कुछ बदलाव हुआ और उसका नुकसान किसकी तरफ है, फायदा किसकी तरफ है? देखिए, नफेस सिंह राठी जी न सिर्फ बहादुरगढ़ के बल्कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, बहुत ऊंचे कद के नेता थे वो, उनका जनाधार था। और ये बहादुरगढ़ के इतिहास का आज तक का सबसे जघन्य कांड है, जब इतने बड़े लीडर की ऐसे नृशंस हत्या दिन दहाड़े की जाती है। और विडम्बना देखिए कि 2 महीने बीत चुके हैं, मुख्यमंत्री जी आश्वासन करते हैं बार बार रैलियों के अंदर कि भाई गुंडाई छोड़ दीजिए, गुंडों को वार्निंग देते हैं और हम उनको सीधा कर देंगे। लेकिन ये देखिए ना, जो मुख्य शूटर हैं, जो 2 शूटर हैं वो फरार हैं, साजिशकर्ता का कोई अता पता नहीं है, पुलिस के हाथ खाली हैं 2 महीने से। परिवार बार बार उन्होंने बहादुरगढ़ बंद का भी आह्वान किया था, वो गुहार लगाते हैं कि भाई आप इसमें मामले में CBI जांच के आश्वासन दिया गया था। सेकेंड डे डेथ के जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद में वही उसकी CBI जांच नहीं हुई थी, परिवार बार बार गुहार लगा रहा है। तो जब एक इतने बड़े नेता के परिवार के साथ में ऐसी ये वारदात हो जाती है, तो आप ये कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा करता है। और जहाँ तक बात है न्याय की, वो परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। भाजपा के खिलाफ जाएगी ये बात? तो ये बात कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जाएगी, क्योंकि जो आरोपी हैं, जो परिवार ने आरोपी नामजद किए गए हैं, उसमें भी मोस्टली भाजपा के ही लोग शामिल हैं, चाहे वो पूर्व विधायक हैं, वो चेयरमैन के परिवार से हैं, वाइस चेयरमैन हैं। तो मुख्यतः वो वही लोग हैं 8-10 लोग जो BJP से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि ये इन लोगों के जो समर्थक हैं वो उनके एंटी जाएंगे, तो ये भी नुकसान करेगा भाजपा को। रोहतक मजबूत है दीपेंद्र के लिए?
देखो, अभी जेजेपी और इनेलो ये भी मुख्य पार्टियां हैं। पिछली बार का चुनाव था 2019 का, उसमें दीपेंद्र की हार में जेजेपी के उम्मीदवार प्रदीप देशवाल की अहम भूमिका थी, क्योंकि उनको 21,000 समथिंग वोट आए थे और वो सारे सरकार के खिलाफ वोट थे, नाराज़गी के वोट थे वो। तो दीपेंद्र की हार हुई थी 7500 वोट से, 7503 वोट से हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो जेजेपी का उम्मीदवार था उसकी भूमिका भी अहम थी दीपेंद्र हुड्डा को हरवाने में। तो अब ये डिपेंड करता है कि 2019 के 24 का जो चुनाव होगा, इसमें दुष्यंत चौटाला और ये जो अपने अभय चौटाला जी हैं, ये क्या डिसीजन लेते हैं, किस उम्मीदवार को उतारते हैं और वो कितने वोट काटता है, ये डिपेंड करेगा। हाँ, ये तय है कि मुख्य मुकाबला जो है वो रहने वाला है डॉक्टर अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच ही। तीसरा आदमी आएगा, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए आ सकता है, अपने वोट शेयर बढ़ाने के लिए वो आ सकते हैं, लेकिन मुकाबले में वो रहने वाले नहीं हैं। रोहतक के साथ लगती अपनी सोनीपत लोकसभा आ जाती है। जी जी। सतपाल ब्रह्मचारी हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। जी जी। क्या रुझान मानते हैं आप? देखिए, ये कांग्रेस ने एक बड़ा कार्ड खेला है। सोनीपत एक जाट बैल सीट मानी जाती है रोहतक की तरह से, तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चेंज कर दिया है, नाराजगी है पुराने कैंडिडेट के अंदर भी। तो उन्होंने एक ब्राह्मण उम्मीदवार को उतार दिया है उस सीट से, और वो उम्मीदवार भी जो जींद से बिलोंग करता है। तो जींद और सोनीपत के, जैसे जींद की 3 विधानसभाएं आती हैं सोनीपत की बेल्ट में, तो पहली बार ऐसा हुआ कि जींद बेल्ट में कांग्रेस कमज़ोर थी, वहाँ पे इनेलो और जेजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है। लेकिन अब की बार कांग्रेस ने जींद बेल्ट का उम्मीदवार दे दिया। पहली बार ये डिमांड भी हुआ करती है हमेशा से कि भाई जींद बेल्ट का उम्मीदवार क्यों नहीं। हालांकि पिछली बार दिग्विजय चौटाला आए थे, लेकिन वो जींद से नहीं थे, वो लड़ते रहे चुनाव, अलग बात है। तो अब की बार ये एडवांटेज कहीं ना कहीं सतपाल ब्रह्मचारी को मिलने वाला है कि जींद के वो होने के नाते वहाँ से वो वोट शेयर कुछ लेके जाएंगे, और यहाँ से हुड्डा बेल्ट का जो जाट बेल्ट वो मानी जाती है उनका भी उनको एडवांटेज मिलेगा। प्लस तीसरा जो रमेश कौशिक की जो नाराज़गी है टिकट कटने के बाद में, उसका भी एडवांटेज सतपाल ब्रह्मचारी को मिलने वाला है। मतलब जो कौशिक साहब है, कहीं ना कहीं भीतर घात का फायदा होगा कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, नाराज़गी है उनकी जो भी है कैंडिडेट के साथ में, अभी भी खुल के कहीं साथ में नज़र नहीं आ रहे हैं वो, उनकी बयानबाजी चलती रहती है वो। तो मुझे लगता नहीं है कि वो उनके वो साथ चल पाएंगे वो बड़ौली के। गुरुग्राम के साथ लगती ही फरीदाबाद लोकसभा आ जाती है। गुर्जर साहब के सामने महेंद्र प्रताप जी को उतारा है, काफ़ी अनुभवी हैं, 79 साल के हैं। सतीश टहलान जी क्या मानते हैं, क्या फरीदाबाद सीट को लेकर कांग्रेस उम्मीदें कर सकती है? देखिए, पिछली बार जो है कृष्णपाल गुर्जर जी 9 लाख से ऊपर वोट लेके जीते थे। उनकी जो वोटें आई थी 9 लाख के आसपास क्रॉस कर गई थी, काफ़ी बड़ा मार्जिन था। लगातार 2 बार अवतार सिंह बढ़ाना को हरा चुके हैं वो, मंत्री केंद्रीय मंत्री हैं पिछले 10 साल से। तो कृष्णपाल गुर्जर के सामने, कांग्रेस के सामने एक चैलेंज ये था कि किसे उतारा जाए जो उनको डिफीट दे सके। जहाँ तक राजा ये महेंद्र प्रताप जी की बात है, तो महेंद्र प्रताप जी उनको पहले विधानसभा चुनाव जब मेला महाराजपुर सीट हुआ करती थी, तो वहाँ पे 63,000 वोटों से हरा चुके हैं विधानसभा चुनाव के अंदर जी। और पहले उसके बाद में जो चुनाव है उसमें तगड़ी फाइट उन्होंने दी है, चुनाव के अंदर बहुत क्लोज फाइट दोनों की हुआ करती थी। तो ये पुराने प्रतिद्वंदी हैं, पुराने नेता हैं, अच्छी पकड़ है महेंद्र प्रताप की। फिर एक दूसरी बात यह कि 10 साल के बाद में एक थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हो जाता है तैयार कहीं ना कहीं। तो वैसे गुड़गांव और फरीदाबाद ये 2 सीटें ऐसी हैं जो सेफ सीट मानी जाती हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि शहरीकरण ज़्यादा है और शहरों में प्रभाव बीजेपी का ज़्यादा है मोदी जी फैक्टर अर्बन एरिया में। तो फाइट होगी। अभी फिलहाल जो आज के हिसाब से देखा जाए तो कृष्णपाल गुर्जर का पड़ा भारी है, लेकिन समय आएगा, चुनाव चलेगा, अभी तो नामांकन होंगे, पूरा महीना पड़ा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है जी। मतलब बेहतरीन फाइट होगी, पुराने प्रतिद्वंदी हैं, फाइट अच्छी होने वाली है। दोनों को अपने रूप पोल पता है आपस में, और पहले भी लड़ चुके हैं चुनाव, और तो अच्छा होने वाला है। कर्ण सिंह दलाल की बजाय तो महेंद्र प्रताप जी मजबूत है ना? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि गुजर बेल्ट एरिया है वो, और जाट वोट तो वैसे ही एक कहावत हरियाणा के अंदर की हुड्डा के साथ परसेप्शन बना हुआ होगी, धारणा बनी हुई है कि वो तो है ही उनके साथ में। तो उनका कोई एडवांटेज था नहीं देने का, जो मुझे लगता है।
तो ये इन्होंने गुर्जर जो वोट बैंक मशीन लगाने के लिए ही महेंद्र प्रताप को उन्होंने वोट दी, टिकटें दी है। जी, भिवानी महेंद्रगढ़ से कई लोग चौंके हैं इस बात को लेकर कि 34 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि चौधरी बंसीलाल के परिवार से वहाँ पे कोई भी चुनाव मैदान में नहीं है, और इसको लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि चलिए हुड्डा साहब के चहेते हैं रावदान सिंह जी, क्योंकि भिवानी रैली में भी कहा गया था कि प्रोजेक्ट ही कर दिया, वो सारा संचालन रावदान सिंह जी कर रहे थे। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब चौधरी बंसीलाल से जो सिंपत्ति रखता है, खास वहाँ पे वोट बैंक है, किरण चौधरी कहीं वहाँ पे कांग्रेस के साथ भीतर गात ना हो जाए। भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर के बताइए सर। देखो, जैसा प्रवीण जी मैंने आपको सोनीपत के बारे में बताया ना, सेम कहानी जो है भिवानी महेंद्रगढ़ की थी। वहाँ भी महेंद्रगढ़ और भिवानी को मिला के एक सीट बनाई गई है, और वहाँ विडम्बना ये रहती है कि हमेशा भिवानी का उम्मीदवार आता था, वो जीत जाता, चाहे वो किरण चौधरी यशोटी चौधरी हुआ करती थी, चाहे वो धर्मवीर जी हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने एक मजबूत कैंडिडेट उतार के दे दिया कांग्रेस ने महेंद्रगढ़ एरिया से, और वो भी अहिर बेल्ट में। अहिर बेल्ट जो है बीजेपी की बेल्ट मानी जाती है कि उनका होल्ड है उनके ऊपर राव इंद्रजीत की वजह से। तो अब की बार जो महेंद्रगढ़ का जो मतदाता है, जो रावदान सिंह हैं, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये रावदान सिंह ने रामविलास शर्मा जी को हरा के विधायक बने हुए थे महेंद्रगढ़ से। तो अब की बार जो है ये अहिर उम्मीदवार आने से भिवानी बेल्ट में राव धर्मवीर को खतरा है जी। तो ये जो किरण चौधरी ने आज मीटिंग की अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, तो उन्होंने डिसीजन दिया है कि हमारा जो वास्ता कांग्रेस के साथ में रहा काफ़ी पुराना रहा है, और पार्टी हमारा परिवार है, और हम पार्टी के साथ रहने वाले हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अब वो जो बातें चल रही थी 2 दिन से कि भाई वो विरोध करेंगी, उनका बेनिफिट होगा, वो नहीं होने वाला है। तो किरण चौधरी ने आज मीटिंग की कार्यकर्ताओं के साथ में अपने, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि पार्टी मेरा परिवार है और पार्टी के साथ ही वो रहने वाली हैं, और पार्टी का आदेश सिर माथे। तो वो जो कयास लगाए जा रहे थे कि भाई किरण चौधरी और साथ बगावत करेंगी और उसको नुकसान पहुंचाएंगे रावदान सिंह, तो वो सब निराधार हो गए हैं। तो अभी मजबूत पोजीशन में जो है अपना रावदान सिंह है, अच्छी फाइट होने वाली वहाँ। सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी किरण चौधरी की, शायद उस वक्त भी आभास हो चला था कि जो मुलाकात हुई है कहीं ना कहीं रावदान सिंह के खेमे में उनको ये टिकट है वो दी जा सकती है। तो क्या किरण चौधरी परिस्थितियों को भाप गई कि अगर ऐसे कोई फैसला लेंगी तो ना कांग्रेस में रहेंगे ना बीजेपी में रहेंगे? क्या परिस्थितियों को देखते हुए जो आज ये मुलाकात उन्होंने की है, ये फैसला लिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं? देखो, किरण चौधरी उस पोजीशन में नहीं है कि वो बगावत कर सके। कारण क्या है, सभी पार्टियों, मुख्य पार्टियां, सबकी टिकटें घोषित हो चुकी हैं, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। तो उनके पास अब ऑप्शन का भाव है, ऑप्शन नहीं है उनके पास कहीं जाने का। उनके पास ऑप्शन ये है कि या तो वो कांग्रेस के खिलाफ बगावत करें, तो उस पोजीशन में धर्मवीर स्ट्रॉन्ग जो उनके कंप्यूटर रहे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे ऐसा करना। तो उनके पास सेफ जो ऑप्शन था वो यही था कि भाई वो साथ ही रहे, परिवार के साथ में रहें और आगे जाके विधानसभा चुनाव के अंदर कुछ एडवांटेज ले सकें। हिसार में बड़ा रोचक मुकाबला है, चारों के चारों प्रत्याशी जाट उम्मीदवार हैं जी। 3 चौटाला परिवार से हैं, और चौधरी वीरेंद्र सिंह को करारा झटका ये कहा है कि दे दिया गया है। ब्रिजेंद्र से खड़गे जी को ये आश्वासन मिला था, ब्रिजेंद्र को खड़गे जी से, कि आपको उतारा जाएगा, लेकिन करारा झटका है, शायद अप्रत्याशित था, किसी ने सोचा भी नहीं था, और जयप्रकाश जी को है वहाँ पे चुनाव में उतारा है। तो वहाँ का सिनेरियो कैसा बनता हुआ देख पा रहे हैं? देखिए, 3 चौटाला वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, और एक जयप्रकाश जो पुराने वहाँ पे उम्मीदवार रहे हैं, चुनाव जीते भी हैं, बने भी हैं लोकसभा के उम्मीदवार, वो वहाँ पे MP भी रह चुके हैं और चुनाव भी लड़े हैं वहाँ से। इन अगर देखा जाए चारों के अंदर ग्राउंड में जिसका कार्यकर्ता कैडर है और जिसको पता है पूरे क्षेत्र की जानकारी है, तो वो JP फिट बैठता है। शैलजा ने कोशिश की थी हिसार से चुनाव लड़ने की, पार्टी के सामने पक्ष भी रखा था अपना कि मुझे टिकट दिया जाए। उसके बाद में उन्होंने सेकंड ऑप्शन भी रखा था कि भाई चंद्रमोहन बिश्नोई को लाया जाए और ताकि गैर जाट वोट को यहाँ पे इकट्ठा लिया जा सके। लेकिन टिकटों में चलिए, हुड्डा साहब भी चलिए, जो देखने में नजर आ रहा है सारी सीटों में। तो हिसार में जो मुकाबला होने वाला है चारों जाटों में होने वाला है, ये तो तय है आपस में। लेकिन अब इन चारों में से वासा कहीं भी पलट सकता है। उम्मीदवार चारों स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं, हर पार्टी के मुख्य उम्मीदवार हैं। तो अभी मोदी जी की एंट्री हुई नहीं है हरियाणा के अंदर, वो लास्ट फेज में शायद होगी, तो उसके बाद में पता चलेगा कि माहौल कितना बदलता है और क्या होता है। लेकिन अभी
तगड़ी फाइट होने वाली है हिसार के अंदर। हिसार में क्या इस चीज का फायदा रणजीत चौटाला जी को मिल सकता है? हिसार और हांसी एक शहरी वोट बैंक अच्छा खासा वहां पे है। क्या नवीन जिंदल कहेंगे तो क्या जयप्रकाश इस लीड को तोड़ पाएंगे? और क्या जयप्रकाश जी को कुलदीप बिश्नोई जी का और जो कैप्टन अभिमन्यु साहब हैं वो भी कहा जा रहा है नाराज हैं, तो क्या जयप्रकाश जी को इसका फायदा मिलेगा? देखो, नाराजगी तो हर क्षेत्र में हर पार्टी के अंदर है, तो उसका तो आंकलन कोई भी नेता खुल के नाराजगी जाहिर नहीं कर सकता। अंदर खाते वो कितना फर्क डालता है ये जो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ये संभावना है एक बार बेहद इफेक्ट डालेंगी चुनाव पे शायद। हर जगह ये हाँ। हर जगह है। हर नेता, देखो बीजेपी के अंदर तो किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुल के विरोध कर सके। अंदर खाते अपने कुछ समर्थकों को वो बेशक बोलते हैं, लेकिन वो भी छुप के कि भाई ये अपना आदमी नहीं, इसको हराना पड़ेगा ऐसा वैसे, लेकिन ये चलता नहीं है। आप ओपनली विरोध कर ही नहीं सकते, आपको साइलेंट होना पड़ेगा, अंदर खाते बैठना पड़ेगा, और आप विरोध की पोजीशन में हो ही नहीं। लेकिन ये जो पोजीशन आप बताया ना कि विरोध करना पड़ेगा, वहाँ पे नाराजगी तो कांग्रेस के अंदर भी रहेगी, पार्टियों की जिसको टिकट नहीं मिली है, और बीजेपी के अंदर भी रहेगी। लेकिन कोई भी उम्मीदवार जो पार्टी के अंदर है वो कभी भी खुल के विरोध नहीं कर सकता, करेगा तो उसकी राजनीति खत्म। अंबाला, सिरसा और करनाल से तो बुद्धि राजा एक युवा चेहरे को है उतारा है। तीनों सीटों में से कोई ले पाएगी कांग्रेस इसमें से? देखो, जीटी बेल्ट जो है मोस्टली शहरी बेल्ट है, हाँ। बीजेपी की स्ट्रॉन्ग होल्ड मानी जाती है। और जो करनाल सीट तो वैसे भी पिछली बार सबसे ज़्यादा मार्जिन से वो संजय भाटिया वहाँ से जीते थे, तो सीएम है वहाँ पे। अब कांग्रेस ने दाव खेला, देख तो कितना कामयाब हो पाएगा। शैलजा जी? शैलजा की सीट में से मानता हूँ, मुझे लगता है जो विरोध में देखने को आज को मिल रहा है अशोक तंवर का, और फिर पंजाब से टच है सिरसा, तो किसान मूवमेंट का जो विरोध है वो भी उनको झेलना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है शैलजा के लिए वो सेफ सीट है वो। जी, एक वरुण मुलाना जी अंबाला एससी से है, वो भी फुलचंद मुलाना के बेटे हैं। हाँ। वो भी एक युवा चेहरा उतारा गया है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वहाँ पे एक्चुअली बंतु कटारिया पहली बार चुनाव में आई है। पहले उनके वो हस्बैंड कटारिया जी थे, उनके शुरुआत के बाद उनको टिकट दिया गया है। तो अब देखते हैं कि मुलाना जो विधायक हैं वहाँ से युवा जी रहे हैं, कितना फर्क डाल पाएंगे कुछ अभी कहने की पोजीशन में हम लोग नहीं हैं, क्योंकि अभी शायद नामांकन भी नहीं हुए हैं। तो ये फाइट क्लोज रहने वाली है अंबाला के अंदर भी, लेकिन अपर एंड में मानता हूँ बंतु कटारिया का। कुमारी शैलजा जी वैसे सोच रही थी कि अंबाला सीट भी उनके खाते में जानी चाहिए, उनके समर्थित उम्मीदवार होने से। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, उन्होंने रेणु बाला के लिए उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन शायद दाल गली नहीं। तो रतनलाल कटारिया जी की सिंपैथी मिलेगी वहाँ पे? उनकी पत्नी है जिनको टिकट दी है। देखो, बीजेपी के लिए सिंपैथी किसी की नहीं मिलने वाली, एक मोदी फैक्टर काम करने वाला है। मोदी जी के नाम पे वोट मिलने वाले हैं। आप खुद देखिए, हरियाणा के अंदर 2014 से पहले क्या वोट शेयर था बीजेपी का, कोई वोट लेके भी राजी नहीं हुआ करता। तो जो कुछ है मोदी जी हैं, उनके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं सारे जितने नेता हैं, और उन्हीं के नाम पे वोट मिलने वाले हैं। क्या आपकी बार वो मोदी वेव आप मानते हैं कि जितनी पिछली बार थी या उससे पहली बार थी उसमें डाउनफॉल है, या आप मान के चला जाए? डेफिनेटली डाउनफॉल है। तो 400 पार का जो नारा दिया गया है, तो मुझे लगता नहीं कि 400 पार का नारा ये अचीव कर पाएंगे, जो माहौल दिखाई दे रहा है। नुकसान है हरियाणा के अंदर, कम से कम 2 या 3 सीटों का नुकसान मैं देख रहा हूँ। सिरसा, रोहतक में भी, सोनीपत, कुछ हिसार में क्लोज फाइट है जी। तो 3-4 सीटें हैं ऐसी जहाँ पे तगड़ी फाइट है। और शायद इसी का परिणाम है कि जब मोदी वेव थी शायद बीजेपी प्रत्याशियों से कोई ये तक नहीं पूछता था कि ये करना या ये करना, उस लहर में थे सारे। और आज तो बीजेपी प्रत्याशियों को सामना करना पड़ रहा है सवालों का, लोग उठ के उनकी जनसभाओं में सवाल कर रहे हैं उनसे। क्या ये इस बात की तस्दीक करता है कि अकेले मोदी लहर से काम नहीं चलेगा? अब उनका रिपोर्ट कार्ड है, वो भी जनता देख रही है इस चुनाव में। देखो, मोदी जी तो स्वयं कहते हैं कि भाई नेता जो है ग्राउंड में काम करें, अपनी जो प्रेजेंस दिखाएं। एयर कंडीशन की राजनीति मोदी जी पसंद नहीं करते, वो खुद भी इतने मेहनती हैं। लेकिन कुछ नेता क्या है, उनके नाम पे टिकटें तो ले आते हैं, लेकिन वो ग्राउंड में नहीं जा पाते, और फिर विरोध झेलना पड़ता है उनको। तो ग्राम में यदि कोई आदमी अपने प्रतिनिधि से सवाल करता है उसकी प्रेजेंस के बारे में, गांव में किए गए विकास कार्यों के बारे में, तो मैं उसको गलत नहीं मानता। ये मौलिक अधिकार है किसी भी मतदाता को अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछने का। अब अपन को ये बीजेपी भाजपा ही है, ये कांग्रेसी है, ये इनेलो है, ये किसान संगठन है, ये सब आरोप लगाना, आप जवाब दीजिए उनको
क्या इस विरोध को आप ओरिजिनल मानते हैं या ये ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण की राजनीति साजिश मानते हैं भाजपा की? देखो, मैं ना किसी भी विरोध को गलत मानता हूँ। किसी भी प्रत्याशी का विरोध मैं लोकतांत्रिक नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ यदि आपको नाराजगी है तो मतदान के थ्रू अपनी नाराजगी जाहिर कीजिए। सबको वोट मांगने का अधिकार है, ये उसको आप छीन नहीं सकते, उसका हनन नहीं कर सकते। सबको आप अपनी बात रखिए, सभ्य तरीके से रखिए। वो नहीं जवाब दे रहे हैं तो दैट्स ऑल। आप शोरगुल करके, हल्ला गुल्ला करके या काले झंडे दिखा गए, ये कोई समाधान नहीं है। तो हर जितने भी उम्मीदवार हैं सबको अधिकार है वोट मांगने का, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार का, उसका हनन नहीं होना चाहिए। आपको नाराजगी है, अपनी नाराजगी आप वोट के थ्रू जाहिर कीजिए, आपके पास अधिकार है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू। सतीश तेहलान जी थे, और वरिष्ठ जो जर्नलिस्ट है ना, और जिन्होंने देखा है उस मोदी वेव को भी 2014 या 2019 के चुनाव को भी करीब से देखा है, कवर किया है, तो कम से कम वो इतना तो नजर आ रहा है उनको भी कि वो वाली बात तो है नहीं कि जो भाजपा के नेता लगातार 10-0 कह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। और अब ये सुगबुगाहट बिल्कुल सामने आने लगी है जब से कांग्रेस ने अपनी लिस्ट उतारी है ना, तो जो फिनोमिना जो बनता जा रहा है, तो एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी ये मान रहे हैं कि 10-0 वाली स्थिति तो बिल्कुल कम से कम नहीं होगी। 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जिन पे कांग्रेस उम्मीदवार बेहद फाइट में है, और जैसे जैसे कई तरह के समीकरण ऐसे हैं, कुछ सीट पर ये आकलन किया जा रहा है कि क्या कांग्रेस को भीतरघात का नुकसान हो सकता है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पे जो बीजेपी खेमे के जो दिग्गज नेता हैं उनकी तरफ से भी भीतरघात का एक अनुमान है वो लगाया जा रहा है। लेकिन ये चुनाव बड़ा रोचक हो चला है, ये चुनाव इस तरीके से रोचक हो चला है कि दिन प्रतिदिन ये चुनाव किसी का ऊपर जा सकता है, किसी का नीचे जा सकता है, और लगातार हम अपने दर्शकों समय समय पर जो एक्सपर्ट्स की राय है हरियाणा के लोकसभा चुनावों को लेकर उनसे रूबरू करवाते रहेंगे। शुक्रिया।